हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपके पास लूसेंट का बुक है तो लूसेंट का बुक साथ में जरूर पढ़ें। जिससे क्या होगा, बुक को पढ़िएगा और फिर ये इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को अगर देखते हैं फिर इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या होगा, सेट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बुक को भी पढ़िए और वीडियो को भी देखिए, दोनों को साथ साथ काम करिए। तो अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है लूसेंट का बुक का, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। कहता है रेडियो कार्बन C14 जैसी एक नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि जो माना जाता है कब से कब 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका इसका जो विस्तार है त्रिभुजाकार है। देखिए कहता है रेडियो कार्बन एक क्या है, एक रेडियो कार्बन C14 एक जैसी पर पद्धति है, ठीक है, एक विश्लेषण पद्धति है जिससे सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो माना जाता है 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार है। देखिए तिथि निर्धारण जो हम लोग देखे थे रेडियो कार्बन 14, ये क्या है कि तिथि निर्धारण जो होता है कार्बन 14 जो है, जिसको C14 कहते हैं, कि खोजकर्ता अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लिपि के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। देखिए क्या लिखा है कि इस पद्धति में जो C14 यानी कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कहता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई, 1921 ईस्वी में की गई। कहता राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को ऐतिहासिक कहा जाता है, अर्ध ऐतिहासिक कहता है, प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। देखिए अगर अर्ध ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, अगर हम पिछला वीडियो अगर देखे होंगे, इससे पीछे का वीडियो, तो उसमें हम लोग बताए थे कि ऐतिहासिक काल होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और इतिहास क्या होता है, मतलब तीनों को अलग अलग किस तरह का होता है। अगर पीछे वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अर्ध ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है। अगर आप जानते हैं तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कहता है कैसा माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है, अथवा कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है और अर्ध ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। देखिए इस सभ्यता में किस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। कहता है सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तत्कालीन महानिदेशक थे, ठीक है। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। कहता सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में, देखिए कब, 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। किसने की थी, तो सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। कब किया गया था, 1924 में किया गया था। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो अभी हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। लेकिन यहाँ पर क्या, जब 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की गई थी। कब, 1924 में, ठीक है। कहता है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरातत्व दशक नदी के किनारे स्थित सुतकोगंडौर, ठीक है, सुतकागेंडोर यानी बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर पड़ता है, दक्षिण पुरातत्व में गोदावरी नदी के तट पर कोई दाइमाबाद ने जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में जो है, ठीक है। कहता है सिंधु घाटी का जो है नदी का जो कहता है पश्चिम पुरातत्व है, ठीक है, पुरास्थल दशक नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, दशक नदी के किनारे जो पश्चिमी पुरास्थल है जो कि दशक नदी के किनारे सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। अब पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे
आलमगीरम नहीं, आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर में जो उत्तरी पूरा स्थल किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे के तट पर, अखनूर के निकट मांदा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और कहता है दक्षिण में जो है पूरा स्थल जो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या सैदव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सैदव सभ्यता जिसको कहते हैं वो कैसी सभ्यता थी, तो वह एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। सैदव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाल वाला, राखीगढ़, धौलावीरा, कालीबंगा, ठीक है। ये छो जो है इसी को क्या कहता है कि बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। कहता है धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। धौलावीरा भारत में प्रसिद्ध घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक हिस्से गुजरात में खोजे गए हैं। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी बाद हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा संस्कृति है वही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक ना। कंफ्यूजन नहीं होना है कि हड़प्पा संस्कृति अलग है और सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, सब उसी को भी कहते हैं हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैदव सभ्यता, उसी को सब कुछ कहते हैं, ठीक है। कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। कहता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल क्या है, राखीगढ़ का है। भारत में अभी इसका सबसे बड़ा स्थल किसका है, राखीगढ़ का है, जो कि घग्गर नदी पर है, ठीक है। घग्गर नदी, राखीगढ़ कहाँ, घग्गर नदी के, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। देखिए राखीगढ़ की खोज किसने की थी, तो सूरज भान ने की थी, जो कि 1963 ईस्वी में। कहता लोथक एवं सुतकोंदा, ठीक है, लोथक एवं सुतकोंदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथक एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का क्या था, एक बंदरगाह था। कहता जुते हुए खेत और नक्शादीदार जूते हुए खेत एवं नक्शादीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य काली बंगाल से हम लोग को मिला है, ठीक है। जूते हुए खेत एवं नक्शेदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो मिला है काली बंगाल से प्राप्त हुआ है। तो पढ़ते हैं आगे। कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। कहता है अग्निकुंड लोथक एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, बंगन से, ठीक है। अग्निकुंड लोथक कहाँ से, अग्निकुंड जो है लोथक एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, ठीक है, की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता मिले, जैसे पशुपति नाथ, ठीक है, देवता पशुपति नाथ। इसके चारों ओर क्या है, हाथी है, गेंडा है, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इसके चारों ओर जो मिला है, जो एक 3 मुख वाले देवता का मिला है, तो उसके चारों ओर क्या चीज है, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिला है। देखिए एक कांस्य मूर्ति जो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य करते हुए कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी वाला अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे का दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से यानी कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त जो है, हड़प्पा की मोहरों पर यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहरों में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। कहता है कि मनके बनाने के कारखाने लोथक एवं चुंदोदड़ो
ठीक है, चुंदोदड़ों से मिला है। मन के बनाने का कारखाने लोथक एवं चुंदोदड़ों से मिला है। कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। और यह जो लिपि है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, कहता है लेखन कला, नोट में लिखा हुआ है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली, ठीक है, उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई। तो घरों के दरवाजे और खिड़कियों के सड़क की ओर ना खोल करके पिछवाड़े की ओर खोलते थे, लेकिन लोथक के नगर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। कहता है यहाँ पे कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खोल करके पिछवाड़े की ओर खोलते थे, लेकिन एक ऐसा भी जगह था, लोथक एक ऐसा भी जगह था जहां घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ था। कहता है सैंधववासी मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। सैंधववासी मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य क्या है? बनमाली से प्राप्त होता है। ठीक है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य में वानावली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथक से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथक से ही हमें प्राप्त होता है। रंगपुर एवं लोथक से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथक से ही प्राप्त होते हैं। कहता है सुरकोत्ता, कालीबंगा एवं लोथक से सैंधवकालीन घोड़े का अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथक से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात की थी। तौल की इकाई कैसी थी? 16 के अनुपात की थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। देखिए, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा का प्रयोग करते थे। कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में वर्णित सिलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता, कहता है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। क्या था? संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगला जो इसका कुछ बचा हुआ पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। नहीं, इसका दूसरा पार्ट हम लोग बनाएंगे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए हम इसको छोटा छोटा वीडियो करके बना रहे हैं। तो यदि इस वीडियो को यहाँ तक देखें तो दूसरा पार्ट तुरंत आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। तो फिर जाते जाते आपको बोलते हैं कि यदि आपके पास लूसेंट का बुक है तो लूसेंट को बुक को साथ में जरूर पढ़ें, और इसको भी वीडियो को भी देखें, वीडियो को देखें और अपने बुक को भी पढ़ें। इससे क्या होगा कि अगर पढ़ते और सुनते हैं तो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर इस तरह का माइंड में सेट होता है तो याद रहे ना रहे, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एकदम वहाँ से लगेगा नहीं हम ये चीज़ पढ़े हुए हैं, और वहाँ पर आपका माइंड तुरंत काम करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लाएंगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।